नमस्कार, मैं संदीप कुमार मैं बोल रहा हूँ की तरफ से। आज हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं। इनसे खास तौर पे अभी जो कल ही जो बजट पेश हुआ है मोदी सरकार के द्वारा, एक ऐसे समय में जब दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान अपने बुनियादी मांगों के साथ जो उनका वाजिब हक है ये होना चाहिए, उसके सवाल पे लगभग 2 महीनों से अधिक दिनों से डटे हुए हैं। तो हम जानेंगे कि इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है और कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है। तो बताइए, ये बजट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो बजट है हमारा 2021-22 का, जिसको कल सीतारमन ने संसद में पेश किया है, तो इस बजट को अगर देखें तो ये पहला बजट शायद देश का ऐसा है जिस बजट को हम देश बेचू बजट कह सकते हैं। इस बजट की दिशा जो है वो देश के संसाधनों की नीलामी है, देश के संस्थानों की नीलामी है, और ऐसा बजट इतिहास में जो है कभी कहीं देखने को नहीं मिलता है। किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, आज दिल्ली के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बॉर्डर सील हो गए हैं और बड़े बड़े बैरिकेड और सीमेंटेड बैरिकेड सड़कें खोद करके मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गई हैं, कटीली तारें लगा दी गई हैं। जैसे लग रहा है कि या तो नरेंद्र मोदी सरकार किसान जो आंदोलनकारी हैं उन पर किसी बड़े हमले की तैयारी करने जा रही है, या फिर जो है नरेंद्र मोदी सरकार ये मान चुकी है कि अब जो है दिल्ली से बाहर देश पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। इस दो के अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती है कि नरेंद्र मोदी सरकार का नियंत्रण अब इसी बैरिकेड के अंदर वाली सीमा में यानी दिल्ली में ही रह गया है। तो ये बहुत खतरनाक बात है हमारे देश के लिए। और बजट, ये जो किसान आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर के हुआ है, ये खेती के कॉर्पोरेटीकरण के सवाल को लेकर के हुआ है। WTO के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव में जिस तरीके से ये सरकार एक के बाद एक जो है देश विरोधी, जन विरोधी कानूनों को लाती रही है, और उसमें 3 जो कानून हैं जो जिनको हम कृषि संबंधी कानून कहते हैं, उसके अलावा आप देखें तो 4 श्रम कोड भी हैं जिनको ये सरकार लाई है, और ऐसे ही जो है एजुकेशन पॉलिसी आई है और तमाम नीतिगत मामलों में बदलाव आए हैं। तो इस सरकार ने देश के सारे संसाधनों को नीलामी में लगा दिया है, और उसके बाद जो बचे हुए संसाधन थे उसमें सबसे बड़ा संसाधन हमारा था खेती, और हमारी 60% आबादी इसी खेती पर निर्भर थी। और जब भी कोई बड़े आर्थिक संकट देश के अंदर या दुनिया के अंदर आए हैं, तो भारत के किसानों ने ही जो है उस आर्थिक संकट के समय बहुत बड़ा बल भारत की अर्थव्यवस्था को दिया है। ये हम लोगों ने 2008 की मंदी में भी देखा, ये हम लोगों ने अभी कोविड के दौर में जो विश्वव्यापी मंदी का बड़ा दौर आया है, इसमें भी हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए इस को अगर आप देखें तो ये तीनों बिल दरअसल में WTO के दबाव में तीनों कानून जो है लाए गए हैं, और ये तीनों कानून हमारी खेती की नीलामी के, खेती की गुलामी के, एक बड़े कंपनी राज को फिर से इस देश के अंदर लाने के जो है दस्तावेज है। इसलिए हम लोग इसको पूरा गुलामी का दस्तावेज कहते हैं, हम इसको कंपनी राज का दस्तावेज कहते हैं। और कल का बजट अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो कोविड के दौर के बाद जो आर्थिक संकट देश के अंदर आया है, जो हमारे जो है तमाम रोजगार खत्म हुए हैं, तमाम क्षेत्रों में मंदी दिख रही है, बड़े किस्म पर जो है बेरोजगारी लोगों को जो है झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे समय में अर्थव्यवस्था को थोड़ा गति देने के लिए और रोजगारों का सृजन करने के लिए जिस बजट को होना चाहिए था, खेती को बल देने के लिए, तो ये बजट ठीक उसके विपरीत है। और ये बजट तो अब इस बार जो है मतलब यहाँ तक कि बचे हुए जो आपके हाईवेज हैं, जो आपके रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, उनकी नीलामी की बात कर रहा है।
ये बजट पुलों की नीलामी की बात कर रहा है, ये बजट खेती की नीलामी की बात कर रहा है। तो ये बजट जो है पूरी तरीके से देश को बेचने की बात कर रहा है। और जहां तक कृषि क्षेत्र का बात है, तो कृषि क्षेत्र में हर सेक्टर में इन्होंने जो है बजट में कटौती की है। कृषि के हर सेक्टर का बजट में कटौती भी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये सरकार बोलते नहीं थक रही है कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार कह रही है कि हम जो है एमएसपी जारी रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, लेकिन बजट में कहीं से भी उसका प्रावधान नहीं दिखता है। और जब एमएसपी जारी रहेगी सरकार कह रही है, तो हम जानते हैं कि एमएसपी जारी रहने का मतलब है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार उसी तरीके से कैश क्रेडिट दिलाती रहेगी। राज्यों द्वारा उस कैश क्रेडिट से खरीदे गए जो अनाज है उसको जो है केंद्र सरकार एफसीआई के जरिए खरीदने की गारंटी करेगी और उसमें जो है अपने बजट को बढ़ाएगी। तो इसका तो जिक्र तक नहीं है पूरे बजट में, कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक धोखे का बजट है किसानों के लिए। दूसरी बात है कि बड़े पैमाने पर आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत छोटी खेती है। भारत में खेती हमारे लिए कोई व्यवसाय नहीं है। खेती हमारा जो है अपने परिवार के लिए खाद्यान्न जो पैदा करने का एक छोटा सा जो है साधन है। और उससे अगर थोड़ा बहुत बच जाता है, परिवार की जरूरतों से बचता है, तो हम बाजार में बेचते हैं, नहीं तो हम अपने परिवार की जरूरतें ही उससे पूरी करते हैं। तो लेकिन उसमें भी चूंकि ज्यादातर गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, दलित हैं, ग्रामीण जो हमारी आबादी है, तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसको लंबी लड़ाई के बाद जो है ग्रामीण गरीबों ने हासिल किया था यूपीए के राज में। और वो गांव के गरीबों के लिए, गरीब किसानों के लिए, खेत मजदूरों दलितों के लिए एक जो है अंतिम आशा की किरण वो रही है। और वो एक अंतिम एक सहारा जो है लोगों के लिए रही है। देखिए, इस बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के कहीं जो है मनरेगा का जिक्र ही नहीं है। और जबकि हम जानते हैं कि ये जो दौर था पूरा, जो कोविड वाला दौर था, उसमें जब हजारों हजार किलोमीटर जो है लौट करके हमारे मजदूर, प्रवासी मजदूर लौट करके अपनी गांवों में गए हैं, तो यही मनरेगा था जो उसका शुरुआती सहारा वहां पर बना था। लेकिन पूरे बजट भाषण में इस मनरेगा जैसे इतने महत्वपूर्ण सवाल को, जो कृषि और कृषि से जुड़ी हुई आबादी का जो है एक बहुत बड़ा सहारा है, तो उसका जो है बजट में जिक्र ही ना होना अपने आप में बताता है कि ये बजट कॉर्पोरेट के लिए है, ये बजट कंपनियों के लिए है। और कृषि क्षेत्र में तो आप लोग देख लीजिए कि अभी जो है अब वो कह रहे हैं कि बीमा क्षेत्र में 74% जो है अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उन्होंने आमंत्रित कर लिया है। यानी कि हमारी जो बीमा कंपनियां हैं, उन बीमा कंपनियों के ये फिर शेयर बेच रहे हैं और उसमें पूरा प्रबंधन जो है, उसका पूरा नियंत्रण जो है वो विदेशी कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, तो ये जो कृषि बीमा भी कह रहे हैं, वो बीमा पूरा का पूरा कॉर्पोरेट और जो है मल्टीनेशनल जो बीमा कंपनियां हैं उनके मकड़ जाल में किसानों को फंसाया जा रहा है। एमएसपी बढ़ाने की कोई बात नहीं है, खरीद बढ़ाने की कोई बात नहीं है, एफसीआई को जो है थोड़ा और मजबूत करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने का जो है इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि इस बजट में अगर कहा जाए तो सिर्फ जो है किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ाने का प्रावधान जरूर जो है इसमें किया गया है, ताकि किसानों पर जो है कर्ज बढ़ता रहे, उनकी हालत दयनीय होती रहे और अंततः वो अपनी जमीनों को बेच करके खेती से बाहर हो जाए। तो ये एक पूरा षड्यंत्र जो है इस बजट के अंदर दिखता है। तो इसलिए हम लोग तो इस बजट को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी और कंपनी राज लाने वाला नई गुलामी के दस्तावेज के रूप में ही जो है हम इस बजट को भी देख रहे हैं। और ये बहुत इस देश के लिए इससे बुरा बजट जो है कभी नहीं हो सकता। अभी किसान सड़कों पे, दिल्ली के सड़कों पे डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद जब आम बजट आया, आपने बोला कि किसानों के हित में नहीं है। ये पहली बार ऐसा बजट है जो देश बेचने का काम कर रहा है। तो ऐसे समय में किसान आंदोलनों के इतने दिन हो गए, बजट है, सरकार अपनी मांगों को लेकर अड़ी है, तो किसान नेताओं का और किसान संगठनों का आगे की क्या भूमिका रहेगी
मोदी सरकार के? देखिए, किसान तो ये कमर बांध करके आया है कि इन गुलामी के दस्तावेजों को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और सरकार को वो चाहे जितनी भी जीत पर अड़ी रहे, इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और वो जितना समय लगाए इन कानूनों को वापस लेने, लेकिन किसान जो है पीछे नहीं हटने जा रहा है। हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की आप साजिश कर रहे हैं, भारत का हमारा गृह मंत्रालय इस आंदोलन को तोड़ने, बिखेरने और इस पर हमले करने की जो साजिशें कर रहा है, वो साजिशें जो हैं अब तक किसान आंदोलन ने जो है विफल की हैं, और आगे भी हम इन साजिशों को जो है लगातार जो है विफल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दरअसल में ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इतने बड़े देश की खाद्य सुरक्षा की लड़ाई को किसान लड़ रहा है। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है। ये जो 3 कानून अगर लागू हो जाते हैं देश के अंदर, तो किसान तो बाद में मरेगा। किसान के हाथ से जमीन जाने और किसान को जो है तबाह होने में 10 से 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। लेकिन सबसे पहला हमला इन कानूनों के लागू होने से जो होगा, वो होगा इस कृषि क्षेत्र में से जुड़े हुए हमारी ग्रामीण गरीब आबादी का, जो बटाईदार किसान हैं, जो खेत मजदूर हैं। ये बटाईदार और खेत मजदूर जो हैं, ये गांव के हमारी गरीब आबादी है, दलित आबादी है, और कल तक जो खेत मजदूर हमारे थे वो आज के बटाईदार हैं। तो जब कृषि में कॉरपोरेटीकरण होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए बड़े कॉरपोरेट जब मैदान में आएंगे, तो ये जो गरीब अभी बटाई पर ले रहा है, ये जो गरीब अभी ठेके पर जमीन को ले रहा है, छोटी काश्त को, तो उसके सामने बड़े कॉरपोरेट के बड़े ऑफर होंगे, और वो गांव के गरीब को जमीन बटाई पर देने के बजाय वो बड़े कॉरपोरेट को कॉन्ट्रैक्ट में देगा। तो पहला अगर किसी पर हमला है तो वो गांव के गरीब पर है, गांव के दलितों पर है। इसलिए हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए और अखिल भारतीय किसान महासभा से खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि इन कृषि बिलों का पहला हमला गांव के गरीबों पर है, खेत मजदूरों पर है, बटाईदारों पर है, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हमारी आबादी है सस्ते अनाज के लिए, उन गरीबों पर जो है पहला हमला इसका होना है, और फिर मध्य वर्ग और किसान इसकी चपेट में उसके बाद आने हैं। तो इसलिए ये लड़ाई किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस देश की 90% जनता की खाद्य सुरक्षा की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, और इसलिए इस लड़ाई में तमाम तबकों की जो है अभी भागीदारी हो रही है, बढ़ रही है। तो इस रूप में जो है मुझे लगता है कि इस आंदोलन को हम लोगों को देखना चाहिए।